नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। दुनिया की नज़र में भारत बहुत बड़ा बाजार है, ऐसा बाजार जिसमें दुनिया के जाने माने स्टैब्लिश्ड फैशन ब्रांड्स भारत में आकर 400% मुनाफे के साथ कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि फैशन इंडस्ट्री में वैश्विक मंच पर भारत कहाँ स्थान रखता है। सवाल ये भी उठता है कि भारत के युवाओं के सामने फैशन इंडस्ट्री के तौर पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल करने हम आप पहुंचे हैं देश के जाने माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के दिल्ली कैंपस में। तो आइए नए भारत की युवा आवाज़ के साथ शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल, भारत में फैशन जो है वो कितना बदला है, या फैशन इंडस्ट्री में स्कोप को आप कैसे देखते हैं? भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और अनेक यहाँ पर रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, सब मिलजुल के एक भारत का फ्रंट प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तरफ हमने एक बैलेंस बना लिया है, आज की जनरेशन ने और पहले की जनरेशन ने मिलकर एक बैलेंस बनाया है। हम अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स जैसे कि साड़ी, धोती, अनारकली, अंगरखा, नेहरू जैकेट, इन सबको भी मेंटेन रखते हैं और साथ में वेस्टर्न कल्चर के भी हमने कुछ इम्बाइब करा है। उनके कल्चर को हम इम्बाइब करते हैं, वो हमारे को करते हैं। तो मिलजुल के एक फ़ैशन ट्रेंड इस वक्त ये चल रहा है कि पुराना और नया मिल के एक साथ चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको अपने साथ लेके चलता है भारत। तो फैशन में भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया से भी हम लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, जो ट्रेंड्स हैं हम उनको अपना रहे हैं, उनमें कुछ नया डाल रहे हैं। जो आजकल के नए डिज़ाइनर्स हैं वो पहले की इंस्पिरेशन से अब बहुत कुछ नया बना रहे हैं। भारतीय सिनेमा है, उसका काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन फैशन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हमारे जितने मेन डिज़ाइनर्स हैं वो हमारी फैशन इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। डिज़ाइनर्स जैसे मनीष मल्होत्रा हो गए, सब्यसाची हो गए, इन्होंने हमारे इंडियन फैशन को काफ़ी आगे तक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दिया है। इंडियन लहंगा, इंडियन साड़ी, इन सारी हमारी जो सांस्कृतिक परिधान है, इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने लेकर ये डिज़ाइनर्स लेकर गए हैं। इनफैक्ट अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हमारे मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ में से कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इंडियन परिधान को अपनाया और इंटरनेशनल स्तर पर जो है ये इंडियन परिधान पहन कर गए। तो एक तरह से हमारा जो भारतीय फैशन है वो इंटरनेशनल स्तर पे काफ़ी आगे पहुंच गया है। अब फैशन इंडस्ट्री में स्कोप है और करियर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। भारत बहुत आत्मनिर्भर बन चुका है और मेक इन इंडिया और सरकार की कई सारी स्कीम्स की वजह से अब यहाँ पर जो इंडिया का टेक्सटाइल, इंडिया का क्राफ्ट है, ये बढ़ना शुरू हुआ है। तो अभी यहाँ के जो हर स्तर पर कारीगर, डिज़ाइनर, स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दुगनी हो गई है। इतनी सारी फील्ड्स हैं जो अभी तक सर्च ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें कितना स्कोप है। फॉर एग्जांपल पैटर्न मेकिंग से लेकर एक्चुअल डिज़ाइन प्रोडक्ट तक इतने सारे स्टेप्स होते हैं एंड वो इंडिविजुअली एक करियर है। तो हम सिर्फ डिज़ाइनर को एज अ करियर नहीं ले सकते, उसमें हज़ारों और करियर्स आते हैं। आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में? हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है इस फील्ड में भी, और जितना ज़्यादा ग्लोबली, इंटरनेशनली और इंडिया का फैशन जाएगा उतना कंपटीशन ऑब्वियसली इंडिया में उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन पहले से काफ़ी बढ़ गया है। हाँ, और ऊपर से इस फील्ड में जो भी आता है वो पूरे मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आता है, तो वो अपना 100% देता है। There is another very important thing that we should look at, that is as the competition increases, it makes us more efficient. It makes us strive for better, because obviously when we're competing with more people, we want to be the best. So I think competition should be seen in a brighter light, because it shows that there are more people who are coming up, there's new talent that is coming up, and eventually it's going to make me better as a designer. The point when we think of getting into fashion industry, the competition starts from there. We start from hustling for the admission work. It's all obviously not easy to get here in NIF Delhi. So
We all are prepared for the competition, and obviously we are taking it on a positive note, and we are looking forward to it to make a good and bright career in this industry. जिस चीज़ को टारगेट कर लेते हो तो वो अचीव करना रहता है, तो वही है, इसमें भी फेलियर्स होते हैं और कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। क्या मानते हैं आप, किस तरह की सोच की ज़रूरत है भारत के परिधानों को ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए? अब उस फील्ड में ग्रोथ के साथ एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने गारमेंट्स की। ये सब चीज़ें जब सोशल मीडिया पे जाती हैं तब बाहर लोग देख पाते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई जाके देखेगा नहीं कि हाँ मतलब कोई ऐसा देश हो जहाँ पे किसी को नहीं पता है कि भारत में कैसा अटायर पहना जाता है। सोशल मीडिया पे वो देख सकता है। निफ्ट ऑलवेज़ एक पाइनियर रहा है। डिज़ाइनर्स एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म देने का, एंड उन्हीं डिज़ाइनर्स ने एक्चुअली अब क्या किया है कि जो इंडिया की स्किल बेस्ड इकोनॉमी है या जो हैंडक्राफ्ट जिसकी वजह से इंडिया को माना जाता है, उन्होंने वो एक इंटरनेशनल स्तर पे उसको लेके आए हैं। चाहे आप पेरिस फैशन वीक की बात करें या न्यूयॉर्क फैशन वीक की बात करें, एक इंडियन डिज़ाइनर का वहाँ होना और अपने सारे डिज़ाइंस वहाँ प्रेजेंट करना रनवे पे एक कॉमन सी बात हो गई है आजकल। तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया, एंड डिज़ाइनर्स आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन प्रमोटिंग इंडियन कल्चर। शुरुआत हमसे होती है। हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि हम प्राउड हैं इंडियन होना, इंडियन कपड़े पहनना, इंडियन ओरिजिन का मटेरियल पहनना, और इंडियन क्राफ्ट्समैन जो इतने टैलेंटेड हैं, जो गांव में बसे हुए हैं, गांव वहाँ के जब फैब्रिक्स बन के आते हैं, एम्ब्रॉयडरी हो, प्रिंटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हम उसको जब अपनाते हैं तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू वेयर इंडियन। और जब हम ऐसा अपना एग्जाम्पल दुनिया को सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम में कॉन्फिडेंस आता है कि हम दुनिया को बोले कि नाउ यू एक्सेप्ट अस, एक्सेप्ट आवर फैशन। एंड आई वुड से हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे सारे पॉलिटिशियंस इस चीज़ को बहुत अच्छे से खादी को अपना के दिखाते हैं। वो इंडियन आउटफिट्स पहनते हैं, हर जगह जाते हैं तो उनको देखते ही सबको पता है ये इंडियंस हैं, ये भारतीय हैं, एंड दे आर सो प्राउड ऑफ इट। उनकी प्राइड उनके चेहरे पे झलकती है। और यही मैं कहूँगी कि हर भारतीय को प्राउडली अपना साड़ी हो, सूट हो पहनना है। Indian fashion industry on an overall level, it is still in like growing exponentially. वो अभी भी develop हो रहा है, and I think as a society we are becoming, due to like this entire social media and पूरा जो era चल रहा है, उसके रीज़न की वजह से मे बी वी आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टिंग। कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि अपने प्रिंट्स को ऐसे डेवलप कर देते हैं दैट वो किसी भी गारमेंट पे आए वो जाना इंडियन प्रिंट के नाम से जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मसाबा गुप्ता का एग्जांपल लें एज अ डिज़ाइनर, उनके मसाबा प्रिंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने फेमस हैं, एंड उनका कहना सिर्फ यही है कि वेदर इट बी अ साड़ी और इट बी अ ड्रेस, वो प्रिंट की वैल्यू है, बिकॉज द डिज़ाइन इज़ इंडियन, दैट इज़ मोर वैल्यूएबल देन द एंटायर गारमेंट। फैशन इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किस तरीके का योगदान रखती है? हम लोग भी क्लस्टर के लिए जा रहे हैं जिसमें ग्रास रूट लेवल पे जो आर्टिशंस हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग जो यूथ है तो हम उनकी प्रिंट्स प्लस हमारी सोच दोनों को इनकॉर्पोरेट करके और फिर एक नया प्रिंट लाएंगे। तो उसका पूरा कोलैबोरेशन और सारा इनपुट जो हम वहाँ से ले रहे हैं तो वो मेक इन इंडिया में ही काम आ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग तरीके के जो परिधान हैं हमारे, उनको हम कैसे एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और वो कितना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है फैशन इंडस्ट्री के लिए? क्राफ्ट जो बहुत ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको जीआई वगैरह भी मिला हुआ है, वो भी हम लोग के ज़रिए या फिर और डिज़ाइनर्स के ज़रिए उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा बाहर जाने का, और शायद वो ग्रो कर पाएंगे। हम सारे स्टूडेंट्स जाते हैं अलग अलग जगहों पे, एंड जो रीजनल क्राफ्ट्स होते हैं उनके साथ आर्टिस्ट लोगों से बात करते हैं, कारीगरों से समझते हैं कि वो कैसे बनता है, क्या होता है। तो इससे हमको तो वो नॉलेज मिलती ही है, बट साथ साथ में जो आर्टिजन्स हैं उनको भी थोड़ा हौसला मिलता है कि हमारा जो ये कला है इसके ये इम्पॉर्टेंट है। आपकी नज़र में फैशन क्या है? बड़े रुपैले पर्दे पर किसी फिल्म के हीरो या हीरोइन का पहना हुआ अटायर, या फिर भारत के एक सुदूर ग्रामीण इलाके में कोई पारंपरिक भारतीय परिधान में कोई सुंदर सी महिला? सरोजनी से लेकर गुची तक वो सबको एक मिक्स मैच करके पहनते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि फ़ैशन को आप एक जगह ही ऐसे देख सकते हैं कि आप एकदम हाई ट्रेंड फैशन पहन रहे हैं या फिर लो। तो वो टोटल आप पे डिपेंड करता है। आप
कपड़े पहन के अच्छे अच्छे फैशनेबल गारमेंट्स पहन के अगर पिछड़ी सोच रखते हैं तो वो फैशनेबल नहीं है। मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगी रूमा देवी जी का, जो बिल्कुल वो बाड़मेर से हैं और वो काफ़ी ग्रामीण महिलाओं, बेसिकली वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और ग्रामीण महिलाओं को के साथ उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया है और आज वो FDCI का रैंप भी चलती हैं, फैशन वीक्स में भी आती हैं और वो अपने सांस्कृतिक परिधान में ही आती हैं। वो दुपट्टे के साथ आती हैं, ओढ़नी के साथ आती हैं, लहंगा चुनरी पहनती हैं, अपने सांस्कृतिक परिधान में होती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो फैशनेबल नहीं है। तो फैशन सिर्फ परिधान नहीं, सोच भी है। तो मैं अपनी सोच जो है वो प्रोग्रेसिव करनी है और साथ में अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते रहना है। चाहे वो फ्यूजन करना हो या अपने ही इंडियन गारमेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना हो, हमें अपनी सोच और परिधान दोनों को साथ में मिलाकर चलना है। जब हम हमारी संस्कृति को, हमारे परिधानों को वैश्विक स्तर पर यदि हम उस सम्मान के साथ में प्रस्तुत करें तो उसको दुनिया भी अपनाएगी और न सिर्फ अपनाएगी बल्कि उसको बहुत सम्मान के साथ देखेगी। हरनाज संधू ने जो कॉस्ट्यूम वाला राउंड था उसमें भारतीय पहनावा पहना था और वो बिल्कुल गर्व के साथ चल रही थी और उन्होंने इंडिया को बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया और बहुत सम्मान के साथ वो क्राउन को लेकर भी आई। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर गई और इंडियन परिधान के साथ उन्होंने इस कंपटीशन को जीता। हम अपने आप को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहें या भारत में ही हम मेड इन इंडिया को और ज़्यादा मजबूत करना चाहें तो उसके लिए क्या सोच है? फैशन की जो शुरुआत होती है या किसी भी डिज़ाइन की जो शुरुआत होती है वो एक बहुत बेसिक रॉ मटेरियल से होती है। जैसे आप मान लीजिए कॉटन से, तो अगर आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको सबसे पहले जो नीचे स्तर पर काम करते हैं उनको इज्जत देनी होगी। जैसे सरकार की कई स्कीमें होती हैं जो किसानों को और कारीगरों को मदद करती है। निफ्ट के भी पूरी भारत में 16 सेंटर है जहाँ पे हम आर्टिसंस के परिवारों को भी स्कॉलरशिप देते हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो उसी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें नीचे स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। निफ्ट में हम बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे भी बहुत इंस्पायर करते हैं और ये उन्हें ये मतलब बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनकर ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके ब्रांड सेटअप करें। इंक्यूबेशन सेल भी निफ्ट में है जहाँ पे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अपना कुछ प्रोजेक्ट को थोड़ी देर डिस्कस करके एक बेस अपना स्ट्रॉन्ग बना के उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो इंक्यूबेशन सेल भी निफ्ट में शुरू हो रहा है। तो इससे उन सबको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा कि अभी हम कॉलेज से निकल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप शुरू करें। और एक साइज़ इंडिया प्रोजेक्ट भी निफ्ट कर रहा है, पूरे इंडिया को एक साइज़ स्टैंडर्डाइज करने की पूरी कोशिश हो रही है जो बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट। सो होपफुली सून ये भी हो जाएगा। और एक आखिरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, उस्ताद प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ, जिसमें 25 क्राफ्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कर रही हैं इंडिया में और अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश होती है हम टॉप डिज़ाइनर्स को उन प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं और जो स्किल्ड आर्टिसंस हैं उनके साथ जुड़ के वर्कशॉप्स करके उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट वेराइटीज़ उनके साथ बनवाते हैं, उनको एजुकेट और थोड़ा करते हैं मार्केटिंग के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, ताकि वो और आगे बढ़े और वो क्राफ्ट्स कहीं ख़त्म ना हो जाए। सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और डिजिटल इंडिया भी एक प्रोग्राम है, तो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को कोलैबोरेट करके, और सोशल मीडिया बहुत बूमिंग है अभी, तो हम लोग हमारा जो भी मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम है और आर्टिशंस को फॉरवर्ड लाने वाला है तो उसको सोशली काफ़ी बढ़ा सकते हैं, तो मार्केट प्लेस उनके लिए बढ़ जाएगा। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिल्क मैन्युफैक्चरर है और तीसरा सबसे बड़ा कॉटन मैन्युफैक्चरर है। हमारी इस मजबूती को हम कैसे असेट बना के इसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? सरकार की तरफ से निफ्ट को काफ़ी इस तरह की स्कीम्स मिली हुई हैं जहाँ पे हम ग्रास रूट लेवल पे आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उनके साथ हम जुड़े हुए हैं ताकि हम उनको लेके आगे बढ़ सकें। आपको लगता है कि हमें क्वालिटी पर जोर देने की ज़रूरत है कि हम उनके कंपैरिजन में हमारे जो मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, अटायर जो हमारे ब्रांड्स हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकें या मजबूती दे सकें या उसको एक ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकें? बाहर के देशों के जितने भी कंपनीज है वो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यही है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बट एक है इनिशिएटिव हमें
लेना पड़ेगा। इंडिया में भी जो ब्रांड्स हैं वो अब स्टार्ट हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो जितने भी अच्छी जो कि जिनकी क्वालिटी एक्चुअल में टक्कर देती है इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को। बट वही है कि ब्रांड वैल्यू उतनी ऊपर नहीं है जितनी इन ब्रांड्स की है, जो कि 100 सालों से चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली टाइम के साथ हाँ ऑफ कोर्स टक्कर देने के तौर लाइक उस लेवल पे आ जाएंगे। जो इंटरनेशनल क्वालिटी दे रहा है वो क्वालिटी हमारे यहाँ के आर्टिसंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ के जो आर्टिसंस क्वालिटी दे रहे हैं, जो हैंडवर्क की क्वालिटी है उनकी, जो वो हाथ से कर रहे हैं काम, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी शायद मशीन्स वगैरह नहीं दे सकता है, क्योंकि जो हैंडमेड चीज़ होता है उसका क्वालिटी बहुत काफ़ी अच्छा होता है। I have seen artisans producing products for exporting outside. There is a fair in Germany, France. So our artisans, our local workers are providing such good quality products. They are making such finished products that they are going outside and people are buying them. We are getting orders from there. आप मानते हैं कि आज के समय में फैशन इंडस्ट्री में जो कम पढ़ा लिखा है वो करियर नहीं बना सकते, ऐसा है, या फिर ये एक टैबू है, ऐसा नहीं है, वो जो कम पढ़ा लिखा है वो भी आगे बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से पढ़ाई लिखाई भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं आती है तो आप इस इंडस्ट्री में घुस नहीं सकते हैं या अपना नाम नहीं बना सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर घुसेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सब पढ़े लिखे नहीं है, सब बिल्कुल टॉप क्लास स्कूल से, सब ग्रेजुएटेड भी नहीं है, बट अगर उनको मैनुअल लेबर और उनकी अगर क्रिएटिव थिंकिंग और डिज़ाइन स्किल्स इतनी अच्छी हैं तो वो उस इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकते हैं अपने काम से, ना कि अपनी एजुकेशन लेवल से। तो मेरे हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक्सपोजर और एजुकेशन से ये पता चलता है कि हम और भी चीज़ों में अपनी जो स्किल्स हैं उसको और रिफ़ाइन कर सकते हैं। पर इंडस्ट्री में अपना नाम बढ़ाने के लिए लोग बहुत हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, पर वो अपने काम में इतने अच्छे हैं कि उनका इंडस्ट्री में अच्छा चल रहा है। आई थिंक स्किल, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और स्टाइल ज़्यादा मायने रखता है एजुकेशन से, क्योंकि अगर आप इतने सालों से वही सेम चीज़ कर रहे हो तो आपको उस पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप उसके टूवर्ड्स इंक्लाइन होके उस चीज़ के बारे में और पढ़ लोगे और जान लोगे। तो आई थिंक विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस भी ये चीज़ सीखने को मिल जाती है। आप ऐसे देखें कि जो आर्टिसंस होते हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनका जो स्किल लेवल होता है वो हमसे 1000 गुना ज़्यादा ऊपर होता है, इस लेवल पे कि हम उनके पास जाके बोलते हैं कि हमें प्लीज़ सिखाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस, एज कर्णिका सेड, एक्सपीरियंस इज़ एनी डे ओवर एजुकेशन इन दिस फील्ड एट लीस्ट। ग्लोबल लेवल पे यदि मैं बात करूं तो जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं फैशन के, एक मोनोपोली सेट होती है। आपको लगता है कि ठीक उसी तरीके से भारत में भी जो एस्टेब्लिश्ड कुछ ब्रांड्स हैं या फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो दूसरे लोगों को आगे आने में रोकते हैं? आई थिंक आजकल ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि सब्यसाची ने अभी H&M के साथ कोलैब किया था, तो सब्यसाची बीइंग अ वेरी प्रीमियम ब्रांड हैड आल्सो कोलैबोरेटेड विद अ ब्रांड विच इज़ वेरी मिनिमल लाइक H&M। तो ऐसा नहीं है कि खाली अगर आप सब्यसाची के पास जाओगे तो ही आपको क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि उनने भी अपनी ब्रांड वैल्यू इस्टेब्लिश करके ही एक दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया था। तो आई थिंक कोलैबोरेशन से भी आजकल बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग इन दिस इंडस्ट्री, और अगर कोई ज़रा सा भी शाउट आउट या फिर इधर से उधर वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ वेरी बिग थिंग इन एनी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट डिज़ाइन। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत वैल्यू रख रहा है आजकल। फैशन के करियर्स इससे लिंक होते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर आज की डेट में, मैं कहूँगी आज का यूथ, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाएं, तो सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो ज़्यादातर लाइक फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली नॉलेज रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं फैशन में, और उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ हो सकता है कि वो छोटे बड़े ब्रांड्स को दे कैन गिव अ पब्लिसिटी टू देम, दे कैन एजुकेट पीपल अबाउट इट। अगर वो किसी गाँव में गए या किसी छुट्टी के लिए, लेट्स से वो किसी पहाड़ी में जाते हैं, उनको वहाँ पर आर्टिसन लेडीज़ दिखती है जो बैठ के शॉल बना रही हैं, कारपेट बना रही हैं, तो वो वहाँ पर जाके लाइव करते हैं,
वो उस चीज़ को दुनिया को बताते हैं और सडनली वो ट्रेंडिंग हो जाता है, वो करेक्ट हैशटैग्स क्रिएट करते हैं। और आज की जनरेशन भी, हम लोग भी, और आई वुड से इवन आवर एल्डरली पीपल, दे आर ऑल वेरी फॉरवर्ड टुडे। सबको इस चीज़ के बारे में पता है और जल्दी से जल्दी वो चीज़ वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो आई वुड से कि बड़े कॉन्शियसली इन्फ्लुएंसर्स को कोशिश करनी चाहिए कि हम मज़े मज़े के साथ लोगों को एजुकेट करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जो लोग कहीं गुम गए हैं, खो गए हैं, उनको भी ऐसे मोटिवेट करें और करेक्ट हैशटैग्स बना के अपना रोल बखूबी निभाएं। ठीक है, देखिए भारत में हर तरीके के कस्टमर आपको मिलेंगे। मतलब सड़क किनारे फुटपाथ से कपड़े खरीदने से लेकर के बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं वहाँ तक के खरीदार आपको भारत में हर तरीके का क्लास मिलेगा। जो कल्चर है बिजनेस का, आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे कि हम सभी को एक क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे गौर देने की ज़रूरत है वो ये कि हम लोगों को जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनसे बराबरी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमारे डिज़ाइंस पे, हमारे फैब्रिक्स पे, हमारे प्रिंट्स पे। और बाहर के ब्रांड्स के प्राइस, मार्केट प्राइस के हिसाब से प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके देश में उनकी करेंसी की वैल्यू कुछ और है, हमारे देश में हमारी करेंसी की वैल्यू कुछ और ही है। तो हम लोगों को अपने मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग करनी चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री में बहुत तरह के डिज़ाइनर्स हैं और हर डिज़ाइनर का मकसद अलग है। किसी डिज़ाइनर का मकसद है कि इंडिया का जो फ़ैशन है उसे बाहर लेके जाएं, कुछ डिज़ाइनर्स का मकसद है जो बाहर का है उसको यहाँ के फ़ैशन से कंबाइन करें, और कुछ लोगों का ये मकसद है कि क्वालिटी अच्छी करे, या कुछ लोग हैं जो ज़्यादा जो एवरेज यहाँ की पब्लिक है जो अफोर्ड कर सकती है उनको उस तरह का कपड़ा दे जब जिसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो जिस तरह कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो नई चीज़ लेके आना चाहते हैं, जो ना तो इंडिया में है ना तो बाहर है, कुछ अपना कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। तो क्वालिटी इसमें बहुत ही सब्जेक्टिव है, जैसा मकसद होगा उस तरह से क्वालिटी और उसी तरह का डिज़ाइन होगा। भारत की जो फैशन इंडस्ट्री है वो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। मैं समझना चाहूँगा आपसे कितना ज़्यादा रोज़गार ये उपलब्ध कराता है, और दूसरी चीज़ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड के एस्टेब्लिशमेंट में। Quality doesn't come at a low price. People expect that, you know, we want high quality products, but we don't want to pay for it. And the most, it's very problematic because if you are gaining, there is somebody who is losing. And the higher chances that that artisan who worked so hard is being paid less, because you who can afford is not willing to pay more. So I think when it comes to quality, we need to focus on ourselves. We have to improve ourselves, because there are people who are much more needy, who are working maybe twice as hard. So give them the justice that they need, and stop always comparing ourselves with brands abroad, because our quality is par excellence or maybe even beyond what they're making. And most products which are being made outside, let's talk about embroidery on dresses or garments that have a lot of embroidery, most of them are done here. Actually, I'd say 90% are done here. But we have no clue where that artisan, in what condition is he sitting and working. So let's start concentrating on India and on our brands instead of thinking of brands abroad. देखो, मेरा आखिरी सवाल है और वो ये है कि भारत में हम कैसे फैशन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। बीइंग फैशन स्टूडेंट्स, मैं आपसे आपके विज़न को समझना चाहूँगा। किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं और किस तरीके की सोच आप रखते हैं भारत के फैशन को आगे बढ़ाने के लिए? जो हमारे आर्टिसंस हैं ग्राउंड लेवल पर, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट करके उनको टैग, उनको ब्रांड नेम देकर उनको और सोशलाइज करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक चीज़ जो हमने पहले अपनाई है वो आगे भी काम आएगी कि नहीं। भारत में जैसे कुछ एक ऐसे क्राफ्ट्स हैं या इस टाइप का फैशन है जिसके बारे में अभी पता ही नहीं है लोगों को। जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं क्राफ्ट क्लस्टर के लिए, तो हमें कई नई चीज़ें पता चली है कि इस टाइप का क्राफ्ट भी इंडिया में है। तो उस टाइप के अगर क्राफ्ट के बारे में भी और हम अपने यहाँ पे लोगों को बताएंगे तो उनको भी कुछ नया मिलेगा देखने को, उनको कुछ नया मिलेगा पहनने को, तो शायद उनको भी लगेगा कि हाँ, हम यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंडिया फैशन जो है वो भी थोड़ा और आगे बढ़ेगा
क्योंकि उनको लिमिटेड चीज़ें नहीं दिखेंगी, उनको ये 2-3 साड़ी या 2-3 सूट नहीं दिखेगा, उनको और कुछ नया उसमें भी देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से लोगों की सोच में भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। जैसे है अभी भी, जैसे दिल्ली ऐसे शहरों की तो बात अलग है, लेकिन बाकी शहरों में और बाकी जगहों पे लोग अभी भी सोचते हैं कि डिज़ाइनिंग एक काम मतलब लड़कों का नहीं है, ये लड़के नहीं करते, और बहुत से लड़कों को आगे आने नहीं देते, या फिर अपनी लड़कियों को आगे नहीं आने देते कि इसमें कोई जॉब वॉब नहीं है, उनको ये लगता है। तो हमें इसको ही बढ़ावा देना चाहिए कि ये इसमें बहुत कुछ है आगे और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, और ये सिर्फ किसी और का काम नहीं है और कोई भी कर सकता है इसको। आप सभी ने बदलते फैशन ट्रेंड्स पर बहुत अच्छे विचार रखे और इन सभी के विचारों को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत वो देश है जिसके लिए कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग भाषाएं, और यही भारत की समृद्ध गौरवशाली संस्कृति भी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की इस गौरवशाली संस्कृति के प्रति हमारा सम्मान बरकरार रहेगा और परिधानों में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगे। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आपको हम ये कह सकते हैं कि सनसेट टीवी के न्यू इंडिया डिबेट के इस एपिसोड को आप सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।